बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर लतीफ़, साइंटिफिक ऑफिसर वेजिटेबल, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद पाकिस्तान से अपने यूट्यूब चैनल जिंजर फार्मिंग इन पाकिस्तान में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि टनल में हम अदरक कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये कंप्लीट विजुअल्स और क्लियर वॉइस के साथ ये कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक ही वीडियो के अंदर वो बनाई जाए। तो इससे पहले भी मैंने जिंजर ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन उसमें बहुत सारे दोस्तों की कंप्लेन ये थी कि वॉइस क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर वॉइस के साथ जो ट्रू मैसेज है, जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जिंजर की, वो यहाँ शेयर की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जिंजर को साइंसी तौर पर इसकी जो ख़ानदान है उसे जिंजिब्रेसी कहते हैं, जिसे अदरक का ख़ानदान भी कहा जाता है। इसमें अदरक के अलावा हल्दी, इलायची और टॉर्च जिंजर और भी बहुत सारे इनके अलावा भी प्लांट्स शामिल हैं। इसका साइंसी नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल है और अरबी में इसको जिंजबील कहते हैं, इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, उर्दू में अदरक कहते हैं। और इसका अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया को माना जाता है। ये बेसिकली ये हर्बेशियस पीरियड प्लांट है, यानी साल साल चल सकता है कि आप इसको लगा दें। अगर आप रूट नहीं करेंगे तो ये नई शाखें निकाल लेगा। सर्दियों में ऊपर वाली शाखें ख़त्म हो जाएगी, बाहर में फिर शाखें फूट आएंगी। लेकिन नॉर्मली पूरी दुनिया में इसको एनुअल प्लांट के तौर पे, यानी कि एक साल की फसल के तौर पे उगाया जाता है। थोड़ी सी मार्फोलॉजी ये है कि जो इसका हम स्टेम ऊपर देखते हैं वो बेसिकली उस सूडो स्टेम होता है। असल स्टेम इसका राइजोम होता है जो ज़ेर ज़मीन तना होता है। वो जो हम अदरक बाज़ार से लेके खाते हैं बेसिकली उसका स्टेम होता है। और जो ऊपर हमें प्लांट का फोलिएज नज़र आता है, जो स्टेम नज़र आता है, उसे हम सूडो स्टेम कहते हैं। फ्लावर्स इसमें आइडियल कंडीशन बहुत हो तो फिर जाके इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर फ्लावर हो भी जाए फ्लावरिंग तो वो स्टीराइल होती है। प्लांट हाइट की बात करें तो ये 2 से 4 फीट तक वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, इसकी हाइट होती है। ये 100 ग्राम जिंजर की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो ये इसमें कैलोरीज़ की बात करें तो 80 इसमें किलो कैलोरीज़ होती है। और कार्बोहाइड्रेट इसमें 17.7 और शुगर्स 1.7, डाइटरी फाइबर 2 ग्राम होता है। फ़ैट इसमें 0.75 होती है, प्रोटीन इसमें 1.82 और वाटर की बात करें तो 76 ग्राम इसमें होता है। कॉमन यूजेस, कॉमनली इसको कुकिंग में और एज ए फ्रेश भी और ड्राइड और पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। तो फ्रेश जिंजर से जिंजर एसेंशियल ऑयल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बेवरेजेस में इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है ये, और बहुत सारी ये कॉन्फेक्शनरीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा ये अचार में और चाट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, और इससे मुरब्बा जात वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ये पॉपुलर फोक रेमेडी है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो पूरी दुनिया में प्रूवन है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज़ करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन से बचत होती है और जो फ्लैटुलेंस और कॉलिक जैसी जो प्रॉब्लम है उनसे फाका होता है। तो कॉमन अगर कोल्ड है तो उसमें इसकी जिंजर टी बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा कफ़िंग में भी हनी के साथ इसको मिक्स करके दे तो कफ़िंग से आराम आता है। इसी तरह ये इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर उनको ट्रीट करने में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो इसके अलावा अगर आप नोज़िया जैसे वोमिटिंग की कैफियत जिसे हम कहते हैं, मतली कहते हैं, उसकी कैफियत हो तो ब्लैक साल्ट और लेमन के साथ इस्तेमाल करें तो वो कैफियत फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी फटीग थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसमें भी इसकी जिंजर को इस्तेमाल करने से बेहतरी महसूस की जाती है। मकसद कहने का ये है कि ओवरऑल जिंजर की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इससे मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी मेडिसिन इससे वो एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। हाँ जी, परसेंट शेयर बाई कंट्री इन ग्लोबल जिंजर प्रोडक्शन फॉर ईयर 2018। ये एफ स्टैट का 2018 के दादोशुमार के मुताबिक जो ये मेन कंट्रीज़ बताए गए हैं कि जिनकी ग्लोबल प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, तो उसमें 35% शेयर इंडिया का है पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का, और 18% चाइना का है। तीसरे नंबर पे फिर नाइजीरिया आता है, चौथे पे नेपाल आता है, इसी तरह इंडोनेशिया, थाईलैंड है, कैमरून है, बांग्लादेश है, जापान है, माली है, और भी बीच में कोई 20-25 कंट्रीज़ और आते हैं, और पाकिस्तान का आलमोस्ट 37 नंबर बनता है। तो और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो 0.01% से भी वो कम है।
जी, प्रोडक्शन शेयर ऑफ जिंजर बाई कंट्री, तो इसकी हम बात करें तो ये टन्स में कितनी प्रोडक्शन है, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया की है। इंडिया ऑलमोस्ट ये 9 लाख टन के करीब जो है वो अदरक पैदा करता है, और चाइना 6 लाख टन, इसी तरह नाइजीरिया 3.5 लाख टन, और नेपाल जो है वो 2,87,000, और इसी तरह जो इंडोनेशिया है वो 2,63,000 टन। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 130 टन प्रोडक्शन एफ स्टैट ने 2018 के दादोशुमार के मुताबिक शो की है। वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान में अदरक लगता ही नहीं है तो 130 टन प्रोडक्शन की क्या स्टोरी है। जिंजर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ जिंजर इन पाकिस्तान इज़ नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। 0.01% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। ये जब आप डाटा देंगे कंप्यूटर में तो वो कोई ना कोई परसेंटेज तो दे देता है। 130 टन की उसने 0.01% बना दी है। पाकिस्तान मेनली अपनी जो ज़रूरत है वो चाइना से और थाईलैंड से पूरी करता है। जिंजर एरिया जो पाकिस्तान का है वो 280 हेक्टेयर्स बताया गया 2018 के दादोशुमार के मुताबिक, FAO का डाटा है, और 130 टन प्रोडक्शन बताते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं पर एकड़ यील्ड में तो वो 0.19 टन यानी 190 किलो वो बनती है फ़ी एकड़ की। तो इतनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन लो होने का मतलब ये है कि 190 किलो अगर आप एकड़ से पैदा कर रहे हैं तो 800 से 1000 किलो इसका सीड डलता है एकड़ में, और उससे प्रोडक्शन आप ले रहे हैं 190 किलो। तो ये एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स लोअर है एज़ कम्पेयर टू सीड रेट, यानी जितना हम अदरक 1 एकड़ में डालते हैं उससे 5 गुना कम यील्ड निकल रही है। इट्स मीन के इसमें कोई डाटे में कोई गड़बड़ लग रही है। एनीवेज, जिंजर पाकिस्तान में होता क्यों नहीं है? बेसिकली इसकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कहीं भी अगर मेट कर लें तो इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। जैसे हम कहें कि अगर ये कहीं नेचुरली कंडीशन पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल 2500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर हो, और टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड रहे थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड, और ह्यूमिडिटी मोर देन 70% रहे, सॉइल pH 5.7 से 6.5 यानी एसिडिक रहे, तो जहाँ पे ये 4 कंडीशन मीट करेगी वहाँ आप बिला झिझक और बेधड़क जो है वो आप अदरक काश्त कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर ये क्लाइमेट नहीं है तो फिर हम इसकी प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम सेमी कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी फुली कंट्रोल कंडीशंस में की बात अभी नहीं हम कर रहे, सेमी कंट्रोल कंडीशन में जाएंगे जिसमें हम एक टनल को इस्तेमाल करते हैं, और टनल में इस्तेमाल करते हुए पार्शियल शेड उसमें प्रोवाइड किया जाता है, और प्लस जो है उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से सॉइल की pH को बेहतर जोन में लाया जाता है, जिससे ये है कि फर्टिलाइज़र अपटेक बेहतर हो जाती है और क्रॉप की रीजनेबल यील्ड आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये ऊपर टनल में ग्रीन नेट प्लस जो सरकंडे की सिरकियाँ होती हैं वो डाली गई हैं, और नीचे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे ऐसे आपको दिखाया गया है जिसपे जिंजर की सोइंग की गई है। बेसिकली ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने ज़्यादा गर्मी से बचाना है और नीचे मॉइस्चर की कमी नहीं आने देनी, और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हुए आपने इसको देना। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो इसको लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर वो चाहिए होती है, तो बेहतर ये है कि आप 10 से 12 ट्रॉली पर एकड़ वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करें बजाय से 1 महीना पहले, और फिर प्रो अप कर दें, इरीगेट कर दें फील्ड को, और कोशिश करें कि इरीगेट करने के बाद आप सोलराइजेशन करें सॉइल की 1 महीने के लिए आप पॉलीथीन शीट से कवर कर दें, तो उससे ये होता है कि हाँ फल बहुत सारे पैथोजेंस वो किल हो जाते हैं और आपकी सॉइल स्टेलाइज हो जाती है। फिर उसके बाद 3 से 4 दफ़ा हल चलाकर सुहागा कर दें तो आपकी ज़मीन रेडी हो जाएगी। अच्छा, सीड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 900 kg से 1000 kg जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए हेल्दी राइजोम जो बज़ाहरन जिसमें डिजीज़ ना हो वो सेलेक्ट करनी चाहिए, और जो स्प्राउटेड राइजोम्स हैं उनको पीसेस में ब्रोक कर लेना चाहिए। फिर हर जो जिंजर का राइजोम का पीस है उसमें 2 से 3 आँखें इंश्योर करनी चाहिए। तो फिर जहाँ से आपने काटना है वहाँ से उसको कट साइड की हार्डनिंग करने के लिए उसको 2 से 3 दिन के लिए आप साए में रखें हवादार जगह पे, ताकि जहाँ से आपने उसको ब्रेक किया है तो वहाँ से हार्डनिंग हो जाए और डिजीज़ बाद में ना बने और गलाव का अमल ना हो। सीड ट्रीटमेंट करें, वो उसमें आपके फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के साथ इसकी सीड ट्रीटमेंट की जाती है, फिर इसको रेत में सो कर दिया जाता है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके पीसेस कट किए गए हैं। 2-3 दिन हार्डनिंग के बाद फिर ये इसको सैंड में दबाया गया है, और सैंड में दोबारा होने के बाद ये स्प्राउट करके आपको स्प्राउट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये रेडी है फॉर ट्रांसप्लांटिंग। सोइंग इन सैंड जो है वो
मैंडेटरी है जब आप जिंजर परचेज़ करते हैं वेजिटेबल मार्केट से, क्योंकि उसमें सम टाइम हमें जर्मिनेशन का श्योरिटी नहीं होती कि जो सीड हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कहाँ तक जाएगी। तो जब आपने मंडी से परचेज़ करना है तो फिर आपने ये मैंडेटरी है कि 1 महीना पहले आप उसको साइड में दबा दें, और जैसे ही जो सीड आपका उग जाए और हेल्दी हो, जिसमें गलाव ना आया हो, तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर दें, और जो खत्म हो जाएगा उगे ही ना उसको ज़ाया कर। स्प्राउटिंग ऑफ जिंजर इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन यूजिंग ओन सीड। जब आप अपना सीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सो कर सकते हैं। तो उसके बाद बेसिकली होता ही है कि आपने 3 से 4 इंच की सैंड की लेयर लगानी है, वहाँ पे सीड राइजर प्लेस कर देना है, और फिर रेत से ही 1 से 2 इंच सीड को कवर कर देना है, और स्प्रिंकलर से वाटर देना है, और सॉइल सैंड को वेट रखना है, ठीक है। और 25 से 30 डेज़ के बाद जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उसको ट्रांसप्लांट कर देना। ये थोड़ा सा विजुअल आप देख लें कि इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे राइजोम को हम पास पास लगाते हैं, कोशिश करें कि जुड़े नहीं, लेकिन ये कि पास पास आप लगा के नीचे 3 से 4 इंच तय रेत की है, 1 से 2 इंच तय ऊपर रेत की लगा के इसको फिर स्प्रिंकलर के साथ पानी दे दिया जाता है। टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो एंड ऑफ फरवरी से मिड मार्च आइडियल टाइम है। जितना आप लेट करते जाएंगे हीट का स्पेल उतना करीब आ जाएगा, और प्लांट भी छोटे होंगे, हीट का इफेक्ट आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो फ्रॉस्टी पीरियड एंड होने के या फ्रॉस्टी पीरियड के ख़तरा टलने के फ़ौरन बाद आप इसकी सोइंग कर दें, और मिनिमम टेम्परेचर जब 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो जाए तो वो बेस्ट टाइम होता है कि आप इसकी सोइंग कर दें। तो जर्मिनेशन के लिए अगर हम टेम्परेचर एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें, अगर कंट्रोल कंडीशन में आप इसको जर्मिनेट करवाना चाहें तो 22 से 25 सेंटीग्रेड आइडियल है। तो सोइंग की बात करें तो विंटर के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे फ्रॉस्टी पीरियड का ख़तरा टले तो फ़ौरन इसकी सोइंग कर दें। सोइंग करने का तरीका यही है कि जैसे ये दिखाया गया है कि ऐसे ड्रिप लाइन के नीचे आप वो होल बना लें, तो आगे पूरी डिटेल आपको बताते हैं, वैसे उसमें रखते जाएँ और बाद में फिर उसको कवर कर दें। प्लांटिंग मेथड, टनल स्ट्रक्चर जो है अबाउट 8 फीट हाई इसके लिए रिकमेंडेड है। तो शेड की बात करें तो 50% शेड कैपेसिटी जो थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड वो चाहिए होती है। प्लस अगर आप सिरकी जो होती है सरकंडा की, उसका अप्रैल से लेके एंड सितंबर, और सम टाइम अगर हीट चल रही हो तो अक्टूबर के भी 10 से 15 दिन आप ऊपर सिरकी रखते हैं। और रोड टू रोड डिस्टेंस इसका 2 फीट रिकमेंडेड है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका 8 इंचज़ है, और जो फरो जिसमें आपने इसको लगाना होता है वो 6 इंच डीप हो और 8 इंचज़ वाइड हो, तो ये नॉर्मली अच्छी क्रॉप रह जाती है। फिर आपने जो 6 इंच डीप और 8 इंच वाइड आपने फ़रो बनाई है, फ़रो से मुराद जो खाली जिसके अंदर हम जो अदरक लगाना है वो खाली के अंदर लगाना है। वो 4 इंच फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट बराबर बराबर मिकदार में अच्छी बाल और कली सड़ी रूढ़ी को आप मिक्स करके उसमें भर दें, और जो आपने बेसिक डोज देनी है फर्टिलाइज़र की वो भी उसी में शामिल करके तो वो 4 इंच तक उस फ़रो को भर दें। ये देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये बेसिकली जो अंदर आप देख रहे हैं जो ये खाली है, जो इसके अंदर बेसिकली हमने सोइंग करनी है, जिस पे ये मतलब इसको दबा रहे हैं, जगह को हार्ड कर रहे हैं, बेड है, तो यहाँ पे सोइंग नहीं करनी। और फिर होगा ये बेसिकली कि सोइंग हम इधर करेंगे, और फिर जब प्लांट स्टैब्लिश हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिड लाइफ से आगे चले जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ मिट्टी लगाते जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जो फ़रो है खाली है ये आहिस्ता आहिस्ता वट की शक्ल अख्तियार कर लेगी, और ये जो इस वक्त वट नज़र आ रही है तो यहाँ पे फिर वो रिज की बजाय ये फ़रो में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये वाइस वर्सा हो जाएगी। जो भी पोजीशन है ये जब क्रॉप स्टैंड कर जाएगी सितंबर अक्टूबर में, तो ये पोजीशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। हाँ जी, सीड फ़रो के अंदर रखें और फिर कवर कर दें उसको 1 इंच लेयर ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट वाला वही जो मिक्सचर है उसी से। तो ड्रिप लाइन फ़रो के ऊपर कर दें सेट, और मल्च कर दें फील्ड को राइस स्ट्रॉ से। फर्स्ट मल्चिंग तो जस्ट आफ्टर सोइंग करनी होती है, और सेकंड मल्चिंग अगर आप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो 60 दिन के बाद जहाँ से आपको फील हो के वो राइस की जो स्ट्रा है, पराली जो है वो गायब हो गई है या आगे पीछे हो गई है या वो उड़ गई है तेज़ हवा से, तो उसको सेट कर दें। तो ये तरीका है कि ऐसे आप सीड प्लेस करते जाएँ, और प्लेस करने के बाद उसको जैसे बताया कि 1 इंच के करीब आप कवर कर दें उसी मिक्सचर से, और बाद में ड्रिप लाइन्स रख के तो उसको पानी कर दें। ये मल्चिंग का तरीका दिखाया गया है। और ये राइट साइड पे आप देखें तो ये शेड का तरीका दिखाया गया है कि कैसे ग्रीन की नट के ऊपर आपने सिरकी सेट करने का आप शेड कर सकते हैं। अच्छा, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम अगर हम फर्स्ट इरीगेशन की बात करें तो वो जस्ट आफ्टर सोइंग करनी है। सॉइल को वेट रखें, ना तो सॉइल बेसिक जो थंब है रूल है कि ना तो ज़्यादा ड्राई हो और ना ज़्यादा वाटर लॉग हो। पानी खड़ा भी नहीं होने देना, वो भी डेंजरस है, और सॉइल ड्राई रह गई हॉट समर में तो वो भी बहुत डेंजरस है। हॉट समर में अगर हम बात करें तो ड्रिप इरीगेशन डेली तकरीबन 2 इरीगेशन देनी पड़ती है, कि एक मॉर्निंग में आप देते हैं और एक इवनिंग में। तो जब टेम्परेचर माइल्ड हो तो फिर एक इरीगेशन जो है वो काफ़ी होती है डेली,
वो 30 मिनट से 1 आवर वो वेरी करती है। तो बाकी ये जो दौरानिया कैलकुलेट किया गया है ये ड्रिप इरीगेशन का जो डिस्चार्ज होता है 3 लीटर्स पर आवर उसमें किया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो एनपी के टोटल इसकी रिक्वायरमेंट पर एकड़ जो है वो 150 kg से नाइट्रोजन दरकार होती है, 50 kg से फास्फोरस और 150 kg ही से पोटाश दरकार होती है। सोइंग के टाइम पे बेसल डोज पे जैसे मैंने बताया था वो फार्म यार्ड मैन्योर और जो आपकी सिल्ट का मिक्सचर है उसी के साथ बेसल डोज भी शामिल कर दें तो उसमें अमोनियम सल्फेट बेहतर है 100 kg या 2 बैग पर एकड़ इस्तेमाल करें और सिंगल सुपर फास्फेट का 1.5 बैग या 75 kg इस्तेमाल करें और सल्फेट ऑफ पोटाश का 1 बैग आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फर्स्ट 2 मंथ्स है छोटे प्लांट्स के जो स्प्राउट्स हैं वो वीक होते हैं, प्लांट छोटा होता है तो उस वक्त आपने डोज उसकी कम रखनी होती है। तो अमोनियम सल्फेट 12 kg आपने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ वीकली आपने उसको डोज देनी है और फास्फोरिक एसिड जो है वो 4 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपने देना है और सल्फेट ऑफ पोटाश की बात करें तो वो 5 kg पर एकड़ है। फिर नेक्स्ट जो 5 मंथ्स हैं वो आपने डोज़ अमोनियम सल्फेट की डबल कर देनी है, फास्फोरिक एसिड की डोज उतनी ही रखनी है, अमोनियम सल्फेट की डबल होकर 24 kg पर एकड़ पे चली जाएगी और आफ्टर 2 वीक्स ऑफ एप्लीकेशन गिव 1 वीक ब्रेक फॉर फास्फोरिक एसिड। तो 2 दफ़ा चलाने के बाद ये 5 महीने आप 1 दफ़ा की ब्रेक दें 1 वीक की और उसमें ह्यूमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अल्टरनेटली हर जो ब्रेक का आपका वीक है उसमें चलाते रहे 4 लीटर पर एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड और 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फेट और पोटाश की बात करें तो आपका 10 kg पर एकड़ आपने 5 मंथ वीकली इसको देते रहना। अब आपने वीकली डोज तो मैंने आपको बता दी लेकिन ज़्यादा हॉट समर में जब ह्यूमिडिटी 20% तक पहुंची होती है तो उस वक्त आप वीकली डोज देने की बजाय वीक वाली डोज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें या 3 में तकसीम कर लें। उससे ये होगा कि आप डोज मकदार कम हो जाएगी तो हॉट समर की वजह से कोई प्लांट्स पे फिर नेगेटिव इफेक्ट भी इंशाल्लाह नहीं आएगा। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो कर जाए तो क्रॉप आपकी रेडी होती है, उसने फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक है वो नहीं करनी होती और नॉर्मली ये टेम्परेचर हमारे नवंबर दिसंबर में आ जाता है तो उस वक्त क्रॉप रेडी होती है हार्वेस्टिंग के लिए जब आपने उसको फ्रेश पर्पज़ के लिए आपने मार्केट पर्पज़ के लिए उसको हार्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपने उसी क्रॉप को एज ए सीड क्रॉप रखना है नेक्स्ट ईयर सोइंग के लिए तो उसको आप फेब में हार्वेस्ट करेंगे, फरवरी के स्टार्ट में उसको हार्वेस्ट कर लें या जनवरी के एंड में हार्वेस्ट कर लें। तो नॉर्मली इसकी जो प्रोडक्शन है वो 4 से 5 टन पर एकड़ सेमी कंट्रोल कंडीशंस में से ली जा सकती है। ये ऑलमोस्ट 5 महीने की क्रॉप का जो प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग करके कंपैरिजन है इसमें लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ये टॉर्च जिंजर है, फिर चाइना, फिर टर्की सोर्स का, टिश्यू कल्चर का, इसी तरह इंडिया और थाईलैंड का। तो ये इसमें आप देख सकते हैं राइजोम डेवलपमेंट और सारी प्रोग्रेस उसकी क्या है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें टॉर्च जिंजर या इसे रॉन्गली लोग ग्लगल भी कह देते हैं जबकि ग्लगल टेक्निकली डिफरेंट चीज़ है टॉर्च जिंजर से। तो यहाँ और जो ट्रू जिंजर है ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाना है। ये बड़े और चौड़े और पत्ते और ज़्यादा कद वाला ये टॉर्च जिंजर है और छोटे कद वाला ये ट्रू जिंजर है। तो इनमें ये अगर इसके राइजोम की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे इसमें ज़्यादा मोटी जड़ें हैं और मोटा उसका स्टेम भी है तो वो टॉर्च जिंजर है। ये 5.5 महीने की हार्वेस्टिंग पे है और ये चाइना वाला ट्रू जिंजर है जी। डिजीज़ की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है वो बड़ी डेंजरस डिजीज़ है, इससे बचाना पड़ता है, इसीलिए हम स्ट्रीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं और बाद में भी इसको ड्रेंचिंग भी करते हैं बैक्टीरियसाइड्स की और बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट भी। ये भी एक दूसरी इसकी डेंजरस डिजीज़ है। इसी तरह राइजोम रोट जो फंगस से होती है और निमाटोड्स। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें शूट बोरर आता है, कटवर्म आता है, लीफ रोलर आता है और समटाइम इसमें हेलियोथस भी आता है। तो ये एंड पे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ह्यूमन रिसर्च की कामयाब जो सक्सेसफुल क्रॉप है उसकी पिक्चर्स हैं, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए दिखाई गई है। ये बहुत शुक्रिया।